क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या नेशनलिटी होनी चाहिए, आप पे लेवल की जॉब होती है, सब मैं एक पीपीटी के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रेन है वो किस साइड से चल रही है। जैसे आप लेफ्ट साइड में बैठे तो जैसे आपको स्टेशन मास्टर दिखेगा, कभी पॉइंट्समैन दिखेगा, ऐसे होता है। अगर आपने कभी नोटिस नहीं, डेप्थ परसेप्शन मतलब आप कितनी गहराई तक सोच पाते हैं, किस चीज को ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं, मतलब इन सब का आपका दिमाग की जितनी भी वर्किंग है वो सब देखी जाती है। आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, क्या आप स्टेशन का टेम्परेरी मालिक बनना चाहते हैं, ये होने वाली है हाउ टू बिकम अ स्टेशन मास्टर। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्टेशन का ओनर। आज मैं इसकी पूरी क्वालिफिकेशन को डिस्क्लोज करने वाला हूं और पे लेवल की जॉब होती है, सब मैं एक पीपीटी के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह वर्मा है और आप देख रहे हैं गजेंद्र एलिफेंट चैनल। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं स्टेशन मास्टर कैसे बने वो वाली गाइड को। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये सब चीजें समझाने वाला हूं और आप अच्छे से ध्यान से देखना, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा है, इन द रेल्स एंड हाउ टू बिकम एन स्टेशन मास्टर इन इंडियन रेलवेज। ये समझ लीजिए कि इसका कमांड सेंटर क्या होता है, मतलब ये क्या क्या काम करता है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मतलब स्टेशन का काम, सारे जितने भी ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेशन वो वाले नहीं, हॉस्पिटल वाले नहीं, जितने भी स्टेशन के काम है, ऑपरेशनल वर्क है, ये सब उन सबको देखता है। और फिर बता दूं सेफ ऑपरेशंस। सेफ ऑपरेशन का मतलब होता है कोई जैसे अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर सिग्नलिंग ट्रेन मूवमेंट। कभी आपने देखा होगा कि जब कोई स्टेशन से ट्रेन निकलती है अपनी फुल स्पीड में, तो एक सफेद कपड़ों में आदमी उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाता होता है और एक साइड में, अगर वो डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रेन है वो किस साइड से चल रही है। जैसे आप लेफ्ट साइड में बैठे तो जैसे आपको स्टेशन मास्टर दिखेगा, कभी पॉइंट्समैन दिखेगा, ऐसे होता है। अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो करना जरूर, आपको पता चलेगा कौन होता है। आपका होता है स्टेशन मैनेजमेंट। स्टेशन मैनेजमेंट में सारे स्टाफ को सुपरवाइज करता है, मतलब उनका ध्यान सब रखता है। ऐसा नहीं कि वो सैलरी देता है, सैलरी उनकी रेलवे से ही आती है। फिर वो पैसेंजर एमिनिटीज का पूरा ध्यान रखता है कि हमारे स्टेशन पे, पर्टिकुलर हमारे स्टेशन जो ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं, अब उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब पानी वाने की, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर बात करें इमरजेंसी कंट्रोल की। इमरजेंसी कंट्रोल में सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है जो रेलवे को बताता है कि हाँ हमारे इतने किलोमीटर के एरिया में इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, और ये आगे इन्फॉर्म करता है और वो एक्सीडेंट किस वजह से हुआ उसकी जानकारी करता है। अगर मैं आगे बात करूं फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट की, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या नेशनलिटी होनी चाहिए आपकी स्टेशन मास्टर बनने की, तो वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपकी जो एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आप कम से कम एक बैचलर डिग्री होल्डर होने चाहिए। किसमें कॉमर्स में, साइंस में और एंड इंजीनियरिंग में, इन सब में आप कम से कम एक में होल्डर होने चाहिए और रिकॉग्नाइज डिग्री से। अब मैं रिकॉग्नाइज डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप आईआईटी में ही जाओ, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट कॉलेज से या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से आप अपनी जो डिग्री है वो ले सकते हैं। अगर फिर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें जर्नल वाले मात खा जाएंगे, क्योंकि इसमें 18 से 33 साल तक की जर्नल वालों को एज दे रखी है। एंड एज रिलैक्सेशन है इनका 3 साल का ओबीसी वालों का, एंड SC ST वालों का 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इनको। ठीक है, तो अपना ध्यान से देना और कोशिश करो कि एक ही अटेम्प्ट में पास हो जाओ। नेशनलिटी की अगर बात करें तो मस्ट बी इंडियन सिटीजन होने चाहिए हो आप। ठीक है, एंड अगर नेपाल या भूटान से हो तो कम जो आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस रहेंगी ना वो थोड़ी चेंज रहेगी। पर्टिकुलर ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, उसके बारे में कभी और बात, अभी आप ये समझ लो। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन रोड मैप की, मतलब आपको किन किन स्टेप्स से गुजरना होगा एक स्टेशन मास्टर बनने के लिए,
तो सबसे पहले स्टेज 1 होता है जिसको हम बोलते हैं प्री वाले सेक्शन में आपका क्या होता है CBT1 एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कंप्यूटर पे आपके टिक द करेक्ट MCQs वाले आंसर आते हैं या क्वेश्चन आते हैं। फिर होता है मेंस जिसको अपन बोलते हैं मेरिट एग्जाम उसको बोला जाता है। ये स्टेज 2 होता है, मतलब आप इसको मेंस बोल सकते हैं। ये आपका डिसाइड करता है मेरिट कि मेरिट कितनी बनेगी वो देख। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो CBT1 वाला एग्जाम है इसमें अगर आप 33% भी लाओगे ना तो भी आप आराम से CBT2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। ये इसमें फायदा रहता है। और अगर मैं आपको बता दूं कि स्टेज 2 जो CBT2 होता है ना उसमें आपकी बनती है मेरिट, ठीक है। मेरिट में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, जब जाके आपकी जो मेरिट है वो क्लियर होगी। अगर मैं बताऊं कि अपने जोन की एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अपने जोन की जो मेरिट है वो अगर 60 बन रही है ना, 60 मार्क्स की मेरिट बन रही है तो कम से कम मेरे जो CBT2 में मार्क्स आने चाहिए वो कम से कम 40 या 50 आने चाहिए। स्टेज 3 में आपको होता है CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपका क्या होता है, साइको टेस्ट होता है एक तरह से, जैसे ALP में होता है ना टेस्ट, वैसे ही स्टेज 3 में ये साइको टेस्ट होता है ताकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन डेप्थ परसेप्शन, मतलब आप कितनी गहराई तक सोच पाते हैं, किस चीज को ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं, मतलब इन सब का आपका दिमाग की जितनी भी वर्किंग है वो सब देखी जाती है। फिर होता है आपका स्टेज 4 में आपका होता है मेडिकल एंड DV, मतलब ये एक तरह से वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। आप मतलब सारे एग्जाम से क्लियर होके निकल चुके हैं। फिर आपके स्टेज आती है स्टेज 4 की जिसमें आपका होता है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी फेल नहीं होता है, और मेडिकल में जिनके जैसे A2 कैटेगरी का मेडिकल होता है उसकी मैं आगे बात करूंगा क्या स्टैंडर्ड होते हैं क्या नहीं होते। A2 कैटेगरी का मेडिकल होता है, अगर वो क्लियर नहीं हुआ देंगे और आपकी जितनी भी मेहनत है ना वो सब चली जाएगी। तो पहले ही जब अप्लाई करो ना तब अपनी पोस्ट के क्या वो रहती है मेडिकल स्टैंडर्ड वो सब चेक कर लेना, और अगर नहीं पता है तो मैं इस चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। फिर अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की, तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर अपना क्या होता है, CBT1 जो प्रीलिम्स होता है अपना, वो टोटल मार्क्स उसके होते हैं 100 मार्क्स होते हैं, और ड्यूरेशन कितनी होती है, ड्यूरेशन उसकी 90 मिनट्स की होती है। सब्जेक्ट क्या होते हैं उसके, मैथ्स, रीजनिंग, GK, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है जो हर रेलवे के एग्जाम में होती है। फिर अगर मैं CBT2 की बात करूं तो उसके टोटल मार्क्स 120 मार्क्स का वो पेपर होता है। फिर वो 90 मार्क्स आपको मिलते हैं उस पेपर को करने के लिए, और उसमें मैथ और रीजनिंग एडवांस GK, मतलब मैथ्स, रीजनिंग और GA ये सारे एडवांस लेवल के आते हैं, तो मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये तो सारे एग्जाम में ही रहता है। और अगर मैं बात करूं कोर सिलेबस ब्रेकडाउन की, मतलब आपके सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, क्या क्या आता है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, GA, इन सब में क्या क्या आता है वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में आपका आता है नंबर सिस्टम, फिर आता है डेसिमल्स, फिर आता है फ्रैक्शंस, फिर आता है रेशियो एंड प्रपोर्शंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री आती है, स्टैटिक्स आते हैं, तो ये सब आता है अपने मैथमेटिक्स में। और अगर मैं रीजनिंग का बताऊं तो रीजनिंग में जी आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, वेन डायग्राम्स आते हैं, ब्लड रिलेशंस आते हैं, पजल्स आता है, डाटा एफिशिएंसी आती है, साइलोजिस्म आता है। जो भी है आप अच्छे से पढ़ लेना। जर्नल अवेयरनेस की, तो जर्नल अवेयरनेस में आपका आता है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, बेसिक साइंस जो होती है 9th-10th की उस वही काम आ जाती है। एनवायरमेंटल इशू, रेलवे त्रिवा। अब इंडियन रेलवे त्रिवा क्या होता है, अपनी NTPC के तहत स्टेशन मास्टर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो RRB NTPC का एग्जाम में कितनी पोस्ट होती है, RRB NTPC की जो पोस्ट है वो कब आती है, तो ऐसे ऐसे इंडियन रेलवे त्रिविया में पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं मेंटल एज द CBAT एग्जाम में आपकी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या उनका सिलेबस रहता है, क्या क्या उनकी क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए, वो सब मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है एक तरह का, CBAT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है।
एक ऐसी स्टेशन मास्टर और एएलपी की पोस्ट है जिसमें आपका जो रिएक्शन टाइम है, मतलब आपके क्या पूरे मेंटली फिट होने चाहिए, तब जाके आप इन एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम टी स्कोर होता है इसमें, ना कि मार्क्स होते हैं। टी स्कोर होता है 42 में से आपको नंबर लाने होते हैं इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें जो 30% वेटेज है, आपकी 30% वेटेज लगती है, मतलब में होती है जैसे 100 मार्क्स का आपका टोटल हो रहा है सीबीएटी के 30% जोड़ के और 70% का सीबीटी 2 के मार्क्स जोड़ के। अब जैसे मेरे आए सीबीटी 2 में 65 नंबर आउट ऑफ 20, और उसमें से प्लस कर दो अपने 42 में से अगर मेरे आए 25 नंबर, तो कितने हो गए? कम से कम 90 नंबर हो जाएंगे। फिर 90 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी, मतलब आपके अगर कट ऑफ आ रही है 70 तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये रहता है इसका पूरा। और अगर मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में इसके इंक्लूड होता है टेस्ट मेमोरी एंड डेप्थ परसेप्शन, मतलब आप कितनी गहराई से सोच पाते हैं। ऑब्जर्वेशन, आप मतलब कितनी अच्छी सी, मतलब जो भी चीज है उसको कितना अच्छे से सोच पा रहे हैं, तो ये सब पूछा जाता है। A2 कैटेगरी का ये मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। इसमें आपका जो डिस्टेंस विजन आपको चाहिए वो 6/9 चाहिए, विदाउट ग्लासेस, दोनों आंखों का 6/9 होना चाहिए। फिर लेसिक सर्जरी आपकी नहीं कराई होनी चाहिए। अगर आप जैसे लेसिक सब में क्या होती है मैं बताता हूँ। लेसिक सर्जरी वो चीज होती है जिससे आपकी आंख कितनी भी खराब हो वो सही हो जाती है, 6/6 नंबर आ जाती है। लेकिन जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं लेसिक सर्जरी करवा के, फिर जब आपकी मेडिकल के टाइम फंडस्कोपी होती है ना, फंडस्कोपी में आपका जो कॉर्निया या रेटिना है उसको बड़ा करके आराम से देखा जाता है आपने कहीं लेसिक ऑपरेशन तो नहीं करा रखा। फिर आपको पास करना मैंडेटरी है कलर विजन टेस्ट। इसमें आपका नाइट टेस्ट होता है एंड बाइनोकुलर टेस्ट होता है, एक कलर विजन टेस्ट भी होता है, इधर फोटो आ जाएगी आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मतलब क्या क्या मिलता है, एक सबसे पहले नोट कर लेना, ये 7th पे कमीशन के ऊपर की मैं बता रहा हूँ पोस्ट, मतलब 7, अभी तो 8th पे कमीशन लागू हो गया है अभी, लेकिन ये जो चीज है ना वो 7th पे कमीशन की है डिटेल, क्योंकि 8th पे कमीशन अभी जो रेलवे है उसने नहीं पोस्ट किया है, अभी भी कोई डिटेल नहीं आई है। तो ये 6 लेवल की जॉब है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, और इसका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 35,400 रुपीज। अब 35,400 रुपीज आपकी ओरिजिनल सैलरी नहीं होने वाली, इसमें आपका जुड़ेगा डीए, एचआरए, ट्रेवल अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, तो ये सब जो जुड़ के मतलब डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये सब जुड़ा के आपका जो सैलरी बनती है टोटल वो 65,000 प्लस बनती है। जरूरी नहीं है 65,000 ही बनेगी, उससे प्लस बनेगी। सैलरी वेरिएट करती है, मतलब सैलरी अलग अलग होती है अलग अलग क्लास की सिटीज में। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं तो एक्स क्लास की सिटी जो होती है जो लाइक मेट्रोज, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, वो उन सब सिटीज में मेट्रो चलती है, तो वो क्या हुई एक्स क्लास की सिटीज हुई। और उसमें जो स्टेशन मास्टर की सैलरी रहती है वो रहती है आपकी 66,000 अप्रोक्स 66,000 रहती है, परमानेंट सैलरी नहीं रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। कैसे होती है? नाइट ड्यूटी अलाउंस, आप कितनी नाइट ड्यूटियां कर रहे हो उसके हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि उधर वर्कलोड भी ज्यादा होता है एक्स क्लास की सिटीज में, इसलिए ये सैलरी रखी गई है। फिर वाई क्लास की सिटीज होती है, टीयर 2 की जो सिटीज अपन कहते हैं जिसको, में जो स्टेशन मास्टर की सैलरी रहती है वो 61,500 रुपीज रहती है। ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी ऊपर नीचे हो सकती है। फिर होती है जेड क्लास की स्मॉल सिटीज, स्मॉल टाउन सिटीज, जिसमें जो आपकी सैलरी रहती है वो 57,000 मतलब 57,000 रहती है। और इसमें आप देख लेना, मैंने जो आपको बता ही दिया था, वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट ग्रॉस मंथली एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग एचआरए, डीए, नाइट ड्यूटी एंड अलाउंस। ठीक है, ये सब अलाउंस अलग अलग होते हैं ना, वो फिक्स नहीं रहती है, ऊपर नीचे हो सकती है। और मैं आपको बता दूं आपको किस चीज पे ध्यान देने का है। मैं इसको देखो एक चीज बता दूं कि ये जो मैं चीज बताऊंगा ना, ये सक्सेस स्ट्रेटजी वाला, ये देखो मैं कोई बड़ा टीचर तो हूं नहीं जो मैं आपको एकदम एक्यूरेट बताऊंगा। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हैं, वो आपको और एक्यूरेट बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ इन चीजों में। पहले आप प्रायोरिटाइज करो जनरल अवेयरनेस को, क्योंकि लोग कर लेते हैं मैथ्स कर लेते हैं, मैथ्स की कितनी प्रैक्टिस करते जाते हैं, पेन खत्म हो जाते हैं। आप देखे होंगे आपने रील, मेरा अभी 2-3 पहले आई थी रील, उसमें ना उन्होंने एकदम भर भर के दिखाए थे पेन, कितने पेन खट्टा हुआ था उनके। ठीक है,
फिर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये हाई वेटेज वाली चीज़ होती है, सब्जेक्ट हाई वेटेज वाला होता है और ये क्विकली सॉल्व हो जाती हैं जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें, क्योंकि इसमें बस डेट वेट याद रखने, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद रखने होते हैं, हिस्ट्री की कुछ डेट्स याद रखनी होती हैं, ऐसा कुछ। फिर स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ानी होगी आपको सीबीटी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इधर होता है हाई कॉम्पिटिशन। फिर कम से कम आपको 50 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज होती है, आपको आपसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब उसमें ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, लेकिन एक तरह का आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह का मेरा एग्जाम आने वाला है। तो कम से कम अगर आप पढ़ाई कर रहे हो रेलवे के एग्जाम की, तो आप मॉक टेस्ट जरूर देना। ये 50 तो बहुत ही कम है, लोग तो 600 700 मॉक टेस्ट देते हैं, आप ये बात कर रहे हो। और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस साइको टेस्ट, हाँ, लेकिन मैं साइको टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहले आप CBT 1 पास करो, फिर CBT 2 की जब तैयारी करो ना, तब जाके आप साइको टेस्ट की प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है, बस थोड़ा दिमाग की होती है। और इसलिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर तो क्या ही चाहिए आपको, अगर कंप्यूटर हो तो बढ़िया है, बाकी बुक से भी लोग काम चलाते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि आप जब पढ़ो ना, तो जो अपनी आँख है, अब कई लोग बोलेंगे 8-2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है, 6/9 आँख चाहिए, मैं तो फ़ोन से पढ़ता हूँ, मैं यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस देखता हूँ, तो उन लोगों के लिए एक इलाज है। अब जैसे आप देख रहे हो, ये जो फ़ोन है ना, इसमें ब्लू लाइट फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, फ़ोन के अंदर ही होता है ब्लू लाइट फिल्टर, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूंगा। ब्लू लाइट फिल्टर होता है आई कंफर्ट अपन जिसको बोलते हैं, एक किसी में ब्लू लाइट फिल्टर होता है, किसी में आई कंफर्ट लिखा होता है। उसको जब ऑन करते हैं ना, तब ऐसी वार्म सी स्क्रीन हो जाती है, येलोइश कलर की स्क्रीन हो जाती है। तो उसको लगा के अगर आप फोन देखते हैं ना, कि जो आंख है वो ब्लू लाइट से बचती है। और अगर आप थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, तो खर्चा करने से आपको क्या फायदा रहेगा, एक ब्लू रेज वाले ग्लासेस आते हैं, वो पहन के अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या रहेगा, आपकी जो फोन की ब्लू लाइट की रेज से। इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में जरूर बता देना। एंड रेडी टू लीड द इंडियन रेलवेज, आर यू रेडी? तो पढ़ते रहना और हंसते रहना, क्योंकि पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर रहना नहीं। 8 घंटे भी अगर पढ़ोगे ना, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, क्योंकि सबसे पहले बता दूं तो रेलवे के पोस्ट की अप्लाई करने के लिए एज ही नहीं है। और मैंने देखा है जितने अपने इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उन पे सब पे देखा है कि जो सिलेक्टेड रेल कर्मी है ना, वो बताते हैं कि 8 घंटे भी पढ़ो तो हो जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है। अप्लाई करना हो तो ये इंडियन रेलवे विजिट कर सकते हैं, www.indianrailways.government.in, ठीक है। और ये सारी जो PPT है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड प्रिपेयर हार्ड, सक्सेस इज योर्स। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, कई लोग मेरे को बोलेंगे कि ये तो सही बात है, अभी रेलवे का शायद कोई ओरिजिनल नोटिस नहीं आया जितना मेरे को पता है, लेकिन हाँ, जो स्टेशन मास्टर है वो सेक्शन कंट्रोल की पोस्ट में मर्ज होने जा रहा है। स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट रहेगी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे ना, तो वो आपके जो सेक्शन कंट्रोलर है वो ही दिखाएगा आपका, ठीक है, शायद तक, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। बाकी स्टेशन मास्टर की जब आएगी ना, ये पोस्ट आएगी, रिक्वायरमेंट आएगी, तब मैं आपको बता दूंगा। बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।